ये देखें बेटा, टॉपिक का नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका फ़ायदा ये सारे अपने को नोट्स बना लो, ताकि उसके बाद फिर ये दो दो दिन में मैं S1 के जो हार्ड टॉपिक्स हैं ना ये क्लियर करा दूंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है, इसके साथ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो जाएगी, ज्योमेट्रिक भी क्लियर होगी, और फिर हम इसके आसानी के साथ पास पेपर्स करना शुरू कर देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जो चीज़ आपने देखनी है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा को डील करेगी। यहाँ पर जो डाटा होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है। जो बाइनोमियल या जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें डाटा बेटा आपका डिस्क्रीट होएगा, मतलब वो फिक्स डाटा होगा। यहाँ पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होएगी उसका डाटा जो है ना वो बेटा कॉन्टीन्यूस डाटा होगा। और यहाँ पर जो है ना हम एक ग्राफ को डील करेंगे। दो चीज़ों को हमने डील करना है। एक ग्राफ को डील करोगे आप, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का ग्राफ है, दिस इज़। इसके सेंटर में बेटा जी आपने यहाँ पर मीन लिखनी है, ये आपके पास मीन होगी 0। अब इस टेबल का जो एरिया होगा, लेट्स सी, ये जो ग्राफ है इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ दिस कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो हमें प्रोबेबिलिटी बताएगा। ये मैंने आपको बताया है कि ये सारी गेम ही बेटा प्रोबेबिलिटी की होती है। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये वाला जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसका नाम याद कर लो कि दिस इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये साथ साथ लिखते हो बेटा, ये अभी आपको समझ आ जाएगी पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मदद से हम इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे और वो एरिया आपको प्रोबेबिलिटी बता देगा। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो एरिया फाइंड करना होता है वो एक टेबल से कैलकुलेट करते हैं, जिसे जी टेबल कहते हैं। वो आप अपने मोबाइल पे अगर जी टेबल डाउनलोड कर लो, फार्मूला F19 जो आपके पास जो MF19 की टेबल है वो भी खोल के अपने पास जो है ना रख लो, ताकि जो है ना मैं इधर से टेबल की तरफ जो है ना फोकस करूँगा तो आपको समझ आएगी कि ये टेबल यूज़ क्यों होती है, जी टेबल का फंक्शन क्या है। और जी टेबल को हम बाईपास करके मैं आपको कैलकुलेटर की टेक्निक भी बताऊँगा कि हम मकसद तो देखो बेटा प्रोबेबिलिटी बताना है ना। इस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हमने जो है ना एरिया देखना है, और एरिया जो जी की जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पर लिखो जी की वैल्यू को फाई जी बोला जाता है, दिस इज़ फाई जी। फाई जी जो होगा वो टेबल वैल्यू होगी, और टेबल वैल्यू जब आप रीड कर लोगे तो टेबल वैल्यू हमेशा इस ग्राफ का लेफ़्ट साइड का एरिया बताएगी। लेफ़्ट साइड एरिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस इसको आपने याद रखना है कि भाई हमारे पास ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमें बेटा प्रोबेबिलिटी बताता है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है वो जी टेबल से देखी जाती है, और टेबल की वैल्यू को फाई जी कहते हैं। और जो जी टेबल को यूज़ करने के लिए जो वैल्यू यूज़ होती है उसे जी कहते हैं। और जी जो होता है ना एक फार्मूले से निकाला जाता है, वो फार्मूला होता है हमारे पास एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये फार्मूला याद रख लो। आपसे कोई बोले कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप कहेंगे भाई अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप हमें जी की वैल्यू बताओ। जो जी की वैल्यू है वो एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एविएशन है, सिग्मा। मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा जी मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के दो, आप कहेंगे सर मुझे जी की वैल्यू बताओ। मैं कहूँगा जी की वैल्यू से क्या करोगे, आपने कहना है सर जी की वैल्यू होगी तो हम टेबल को रीड आउट करेंगे। लुक, अब दूसरी बात, जी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होगी कि ये जो आपने जी की वैल्यू है ये हमेशा लेस देन सम पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ये भी एक स्टैंडर्ड रूल है। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे कि इस ग्राफ का एरिया जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है, और इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो जी की वैल्यू से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, सर ये जी कहाँ से आएगी? बेटा एक फार्मूला लगाया जाएगा एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सर ये एक्स क्या है? जी आपका ये जो एक्स है बेटा ये डाटा है।
म्यू क्या है? ये मीन है, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। और जी सिग्मा क्या है? सिग्मा आपका स्टैंडर्ड एविएशन है। ये तीन चीज़ें बेटा आपकी क्वेश्चन के अंदर मौजूद होंगी। एक्स भी मौजूद होगा, म्यू भी मौजूद होगा, सिग्मा स्टैंडर्ड एविएशन भी मौजूद होगी। तो आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी। जी की वैल्यू जो आएगी, आप अगर टेबल को रीड करना चाहते हो तो जी की वैल्यू आपकी लेस देन पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, फिर आप जी की टेबल को रीड कर सकते हो। अगर जी की वैल्यू लेस देन ना हुई तो आप टेबल को रीड ही नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ और इशू होगा। अब लेट्स सी, ये लिख लिया सबने? ये साथ साथ बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखते जाओ। अलीना फारूक लिख लिया बेटा? जी। जी बेटा, अब देखें फिर अगली बात, ये साथ साथ जल्दी जल्दी लिखते भी और समझते भी जाओ, ताकि मैं आपको अगला पॉइंट्स इसका जो है ना ये बताता जाऊं। अब जी की वैल्यू समय हम समझे हमें मिल गई। मैं आप लोगों को जी टेबल से ही बचा लेता हूँ। आप जी टेबल में हमारे पास कैलकुलेटर की टेक्निक है। अगर हमें जो है ना बेटा जी ये वैल्यूज़ गिवन है, लेट्स सी, जी की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब जी की वैल्यू हमारे पास जो है ना, पहली लेट्स सी आपको कहते हैं कि जी जी की वैल्यू है लेस दैन 0.54। आप मुझे बताओ, इस जी की वैल्यू को, एक तो छोटा होना चाहिए था, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 0.54। आप टेबल को रीड कर सकते हो, टेबल अगर है तो बताओ 0.54 जो है ना ये, इसका आंसर क्या होगा? हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी बतानी है। टेबल है किसी के पास? जल्दी जल्दी जी टेबल से ये वाली वैल्यू देखो। और मैं आपको कैलकुलेटर की टेक्निक बता रहा हूँ, और कैलकुलेटर आपको, और जिनके पास कैलकुलेटर है बेटा, जो कैलकुलेटर की टेक्निक जिन्होंने यूज़ करनी है, हम कैलकुलेटर से भी ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। हम कहते हैं कि हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है इस वैल्यू के लिए। सबसे पहले जो है ना बेटा जी मोड प्रेस करें। वो सारी टेक्निक आपके पास यूज़ है। मोड के बाद जो है ना 3 नंबर पे बेटा जी स्टैट है। फिर जो स्क्रीन आएगी एसी प्रेस करो। एसी के बाद स्क्रीन एम्प्टी हो जाएगी, शिफ्ट प्रेस करो। शिफ्ट के बाद 1 प्रेस करो। और फिर 5 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन है, और जी की वैल्यू लेस देन पी 1 नंबर पे 1 प्रेस करो। और 0.54 उसमें लिख दो, 0.54 आंसर क्लिक करो। तो हमारा कैलकुलेटर पे आंसर आ भी गया है 0.7054। टेबल वाला के जो किसी ने टेबल से देखा है? हानिया, आपने कैलकुलेटर है आपके पास? आवाज़ आ रही है? जी सर। ये बेटा टेबल से किसने आंसर देखा है? अलीना, आपने टेबल से आंसर देखे बेटा? अलीना किधर गई है? टेबल किसी के पास नहीं है?
आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? सर मैंने निकाला है लेकिन मैंने पहले यूज़ नहीं किया हुआ। तो क्या यहाँ पर जीरो आप पॉइंट देखें फाइव जो फोर थ्री एट है, फाइव फोर एक सेवन मिनट एट मैं है। टेबल देखता हूँ बेटा, टेबल है कि नहीं है, एक मिनट जस्ट मुझे टेबल देखने दें। नहीं, मैं आपको यहाँ से टेबल देख लो। टेबल टेबल क्या उसमें से आप कह रहे हो आपने टेबल से देखा नहीं है? आपने ना इसकी देखनी है वैल्यू 0.54 की। टेबल में लेफ्ट साइड पे जो डेसिमल है ना 0.5 देखें, और टॉप से जो ना 4 को देखें, तो 0.54 का आंसर आपका क्या आता है टेबल से? एक सेकेंड में आपको भेज रही हूँ टेबल। जी जी मुझे टेबल भेज दें। ये टेबल की पिक्चर ही बेटा भेज देते हैं पीडीएफ करके, मैं इसको जो है ना यहीं पे ही डाउनलोड कर लेता हूँ, चलें। ये इसको ग्रुप में बेटा वो डाउनलोड कर, हाँ बस ये वाली जैसे आपने भेजी है ना, ये वाली टेबल। अब ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है या इसमें एक मिनट डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ 0.45, ये 0.4 है और ये 5 है। 5 माइनस सी। आप अभी फिर कैलकुलेटर पे ही बेटा जी यूज़ करो इसको, देखो। तो जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है। वो क्या टेबल से आप किधर थी? मैं काफ़ी देर से आपको जो है ना ये बोला, आपके पास टेबल है? मैं पानी लेने गई थी। जी बेटा। पानी लेने गई थी। अच्छा अच्छा पानी लेने गए थे। अच्छा देखें 0.54, ये टेबल से देखो आप लेफ़्ट साइड पे जो है ना 0.5 है टेबल में, और 4 से देखो तो आपका आंसर बिल्कुल यही आ रहा है 0.5 और 4, 0.7054, तो टेबल से भी यही आंसर आपको नज़र आ रहा है 0.7054। आपको कैलकुलेटर लेना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये टेबल में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाओगे। ये तो सिंपल केस है, जब z की वैल्यू बेटा लेस देन है। मैं यही चीज़ आपसे कहता हूँ कि अगर जो है ना हमारे पास z की वैल्यू बेटा जी वो ग्रेटर देन लिख दे या नेगेटिव नंबर लिख दे, तब क्या करोगे? मैं यहीं पर आपको बताता हूँ। एक वैल्यू और बताता हूँ, आप उसका मुझे आंसर निकाल के दिखाओ। लुक, आपसे कहता है कि जी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, z की वैल्यू जो है ना लेस देन जो है ना आपसे कहता है कि माइनस जो है ना 0.83 है, 0.83। अब अगर मैनुअल करोगे तो बेटा टेबल में तो नेगेटिव वैल्यू नहीं है, आपको तो टेबल को फ्लिप करना पड़ जाएगा। लोग ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। अगर जो बच्चा कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाह रहा तो उसे तो फिर जो है ना ये वाला टेबल ऐसे बेटा बनाना पड़ेगा, -0.83। तो यहाँ पर आप लिखो -0.83, यहाँ पर लिखोगे। लेकिन हाँ नेगेटिव की तो टेबल में वैल्यू नहीं है, आपको इसे फ्लिप करना पड़ेगा। आप इसे फ्लिप करो और यहाँ पर जो है ना ये पॉजिटिव जो है ना 0 जो है ना ये 83 आएगा। लेकिन टेबल की वैल्यू तो लेफ्ट साइड का एरिया बताएगी, फिर आपको 1 में से 5z करना पड़ेगा, फिर जाके आंसर आएगा।
लेकिन जिस बच्चे के पास कैलकुलेटर है उसने क्या करना है, सीधा देखो, अब जिसके पास कैलकुलेटर की टेक्निक लग रही है, मोड में जाओ, 3 प्रेस करो, स्टार्ट, स्क्रीन आएगी, AC, शिफ्ट 1, 5 पे डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन P1 का ऑप्शन। अब उधर कैलकुलेटर में डायरेक्ट नेगेटिव लिख दो, 0.83, आंसर इज 0.20327। 3 डेसिमल तक लिखना है तो आपने 0.2033, बस ख़त्म। कैलकुलेटर तो 2 सर सेकंड में। कैलकुलेटर वाला दोबारा बता दें। मैं कैलकुलेटर की टेक्निक बेटा जी आपको लिख कर देता हूँ, यहाँ पर देखें कैलकुलेटर वाली टेक्निक। सबसे पहले जो है ना, आप लिखो मोड, पहले में ये फार्मूला लिख लो कैलकुलेटर वाला। अब यहाँ पर आ जाओ, इसका 1 मिनट, ये लोग मेरा वो भी चेंज हो गया कलर, अच्छा छोड़ें उसके। अब यहाँ पे ब्लैक कलर पे आ जाएं। अब कैलकुलेटर पे आपने ये देखना है, आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जानी है बेटा जी जिसने कैलकुलेटर की टेक्निक पकड़ ली, क्योंकि टेबल में बहुत ज़्यादा अजाब है। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेटर लिखना है कि हमें कैलकुलेटर की मदद से z की वैल्यू निकालनी है। लेट्स सी, हमारे पास p ऑफ z विच इज़ लेस दैन जो है ना -0.83 है। सपोज़ ये वाली वैल्यू है, लेस दैन है, तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर के अंदर बेटा जी लिखोगे मोड। ये तो आपके मुफ्त के मार्क्स होंगे। मोड प्रेस करो, सबसे पहले मोड प्रेस किया, आपके पास 3 नंबर पे स्टैट का ऑप्शन है, कैलकुलेटर पे प्रेस करो, 3 नंबर पे स्टैट है। किस किस के कैलकुलेटर पे ये आ रही है ऑप्शन? हानिया का पता है, रानिया अहमद आपका भी मेरे ख्याल में आ गया था, ईमान आपके है कैलकुलेटर में ये वाली चीज़? जी। 3, अब 3 प्रेस कर दो। 3 प्रेस करोगे, आगे एक स्क्रीन नज़र आएगी, उस स्क्रीन को इग्नोर करके AC प्रेस करो। आप कैलकुलेटर से AC प्रेस कर दो। आप AC प्रेस करोगे, इससे एम्प्टी स्क्रीन आ जाएगी। एम्प्टी स्क्रीन के बाद शिफ्ट प्रेस करो। आपने फौरी तौर पर जो है ना शिफ्ट प्रेस कर देना है। जैसे ही शिफ्ट प्रेस करोगे, फिर आपने 1 प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने 1 प्रेस करना है। शिफ्ट के बाद 1 के बाद नंबर 5 पे डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 पे आप जाके डिस्ट्रीब्यूशन प्रेस करो तो 1 के ऊपर ऑप्शन P है और P लेस देन के लिए यूज़ होता है। 3 पे R है और R ग्रेटर देन का साइन होता है। P फॉर प्रीवियस, यूं याद रखो, P फॉर प्रीवियस मतलब लेस देन, और R फॉर राइट, राइट होता है ग्रेटर। अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। अब अगर आप लोग टेबल की मदद से ये वाली वैल्यू निकालना चाहोगे ना, तो बेटा जी आपको ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करा ली ना। आप कहती हो ना जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है तो उन्हें ये करना पड़ेगा। -0.83 है तो इधर लिखोगे -0.83। जी कैलकुलेटर में तो, सॉरी, टेबल में तो नेगेटिव वैल्यू नहीं होती क्योंकि डाटा सिमेट्रिक है। इसे फ्लिप करके एग्जामिनर को दिखाओ। ये आपने बेटा फ्लिप किया। अब राइट साइड के ऊपर जो है ना, यहाँ पर आपने पॉजिटिव 0.83 यहाँ पे लिख देना है। फिर टेबल को रीड करो, टेबल तो लेफ्ट साइड का एरिया बताता है। ये फिर फ्लिप वाली क्या चीज थी? जी बेटा, ये फ्लिप वाली क्या चीज थी? देखो अगर वो कहता है कि z की वैल्यू लेस देन -0.83 है, तो आपके टेबल में पहले तो आप उसको दिखाओगे, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और -0 पर, 0 के लेफ्ट पे नेगेटिव वैल्यू लिखो। अब मसला ये है कि वो आपसे कहता है कि जी इससे लेस देन ये वाली आपने एरिया बताना है। आपका प्रॉब्लम है कि आपके टेबल रीड ही नहीं हो सकता क्योंकि टेबल में देखो नेगेटिव वैल्यू नहीं है। फिर क्या करोगे? क्योंकि 90% तो यहाँ पर किसी ने आज तक आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन इसका मसला ये आपको मैं कैलकुलेटर से सिखा रहा हूँ। ये टेक्निक सीख लो, ये पूरे के पूरे 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो हमने एग्जामिनर को जो है ना, ये कैसे उसको बताना है कि भाई, वो कहते हैं ये बताओ, आप कहेंगे भाई हमसे तो नहीं हो सकता, तो टीचर कहते हैं कि इसको फ्लिप कर दो। आप इस टेबल को फ्लिप करोगे तो ये -83 राइट साइड पे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैल्यू जब तक पॉजिटिव में नहीं आएगी ना, आप टेबल को रीड ही नहीं कर सकते। अब आप टेबल को रीड करोगे, लेकिन टेबल में प्रॉब्लम है कि वो तो सिर्फ लेफ्ट साइड का एरिया बताता है। टेबल तो हमेशा लेफ्ट साइड का एरिया बताता है। फिर आप क्या करोगे?
1 में से फाइजी माइनस कर दोगे, 1 में से फैजी को माइनस करोगे, ये इसको बच्चों ने यूं बनाया हुआ है कि फैजी को हमने माइनस करना है, तो आपने फैजी को, फाइजी का मतलब है टेबल की वैल्यू, 1 में से माइनस करोगे तो राइट साइड का एरिया आएगा, और राइट साइड का एरिया इज इक्वल टू लेफ्ट साइड का एरिया, क्योंकि ये मिरर इमेज है, डाटा सिमेट्रिक है। इतनी एफर्ट के बाद आपको 1 माइनस फैजी करने के बाद प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा। लेकिन जिन बच्चों के पास जो है ना बेटा जी कैलकुलेटर है और उसमें ये वाली टेक्निक मौजूद है, तो वो उन्होंने आंखें बंद करके क्या करना है, सबसे पहले लेस देन है और ये पी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो, पी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। शिफ्ट प्रेस किया, 1 प्रेस किया, 5 पे डिस्ट्रीब्यूशन, 1 प्रेस करो, पी का ऑप्शन, अब लिख दो उसमें डायरेक्ट नेगेटिव 0.83, आंसर इज 0.23। ये देखो प्रोबेबिलिटी का आंसर मुझे मिल चुका है 0.20327। ख़त्म हो गई अलीना कहानी। अब क्या है, ये पहली चीज़ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि आपके पास z की वैल्यू मौजूद है, वो लेस देन असल में होना चाहिए, ये लेस देन सम पॉजिटिव वैल्यू, ये होगा तो आपको टेबल फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, वो लेफ्ट साइड का एरिया ही बताता है। लेकिन जब वो ग्रेटर का साइन करता है तो फिर आपको टेबल को फ्लिप करना पड़ता है और फिर आपको 1 में से फैजी करना पड़ता है, फिर प्रोबेबिलिटी आती है। ये अजाब झील सकते हो तो टेबल तो देगा एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कुछ भी दे दे, आपने जस्ट अपना कैलकुलेटर यूज़ करना है, और कैलकुलेटर यूज़ करते ही आपने बेटा जी अपनी प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। हमने इधर पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करनी है फ्रॉम द जी टेबल, लेकिन आप सबलाइम ए स्टार स्टूडेंट हो तो आपने कहना है कि प्रोबेबिलिटी हमारे लिए तो मसला ही कोई नहीं है, हमें सिर्फ बता दो, जी की वैल्यू हमें दे दो, वो आपको जी की वैल्यू देगा और कहेगा लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ भी दे दे। आपने ये वाला फार्मूला रट्टा मार लो, मोड 3 नंबर पे स्टैट, स्क्रीन, इग्नोर, एसी, एसी के बाद एम्प्टी स्क्रीन, शिफ्ट 1, 5 डिस्ट्रीब्यूशन, पी लेस देन की प्रोबेबिलिटी के लिए और आर ग्रेटर देन का साइन होगा। अगर यहाँ पर आपको कोई कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो, लो यहाँ पर आपको कोई कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, जी ग्रेटर देन जो है ना 0.48 है, अगर आपको वो ये कह देता है कि भाई आप इसकी निकालो, तो आपका जो पहला पार्ट होगा वो तो आप लोगों के लिए मसला ही कोई नहीं है। तो देखो अब जब आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी तो आपने सीधा यही अब जाके आर को प्रेस करोगे। रिमेंबर, अगर जी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी ना तो 3 ऑप्शन में कैलकुलेटर पे आर बताओ। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे। रानिया बेटा आप जो है ना कैलकुलेटर पे यही वाली टेक्निक लगाओ और मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। जो बच्चा टेबल की तरफ जाना चाहता है बेटा टेबल से देख कर बताए, लेकिन उसे 1 माइनस फैजी करना पड़ेगा। पहले वो जाएगा 0.48 को टेबल से ढूंढेगा जी की वैल्यू, क्योंकि जी की वैल्यू वो लेफ्ट साइड होती है, आपको जो है ना ग्रेटर साइड चाहिए, तो 1 माइनस फैजी करोगे तो टेबल की राइट साइड में प्रोबेबिलिटी मिलेगी। लेकिन हम पहले हिस्से में अपने 6 नंबर सुकून से ले लेंगे। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। हानिया जैनब गौर से देखो, इसमें से 15 नंबर में से ना 6 नंबर तो तुम लोगों के 5-6 पक्के ही पक्के हैं, कभी कभी ये ना ये 7 नंबर होते हैं, टोटल ये 15 नंबर का पेपर होता है। तो ये कैलकुलेटर की टेक्निक तुम्हें आधे नंबर दिलवा के जाएगी, ये नहीं छीन सकता आप लोगों से कोई। अब बताओ ये आर वाली ऑप्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे कैलकुलेटर से। रानिया अहमद ज़रा आप कैलकुलेटर यूज़ करो, मैं भी निकाल रहा हूँ। देखो सेम आंसर है, जिसके पास कैलकुलेटर है फॉलो करो। आपने क्या करना है जी, मोड प्रेस किया, 3 प्रेस किया, स्टैट वाला ऑप्शन, स्क्रीन आ गई। अब एसी प्रेस कर दो, स्क्रीन डिसअपेयर हो गई, एम्प्टी स्क्रीन आ गई। शिफ्ट प्रेस करो, कुछ भी नहीं होगा। फिर 1 प्रेस करो, टेबल आएगी, 5 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेस करो, उसमें 4 ऑप्शंस होंगी, पी, क्यू, आर और टी। क्यू टी हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारे लिए सिर्फ पी और आर है। तो आपके पास जो आर है वो 3 नंबर पे ग्रेटर का साइन होगा, तो आर 3 नंबर प्रेस करो। अब उसके अंदर आपने 0.48 प्रेस कर दो, प्रोबेबिलिटी बेटा मेरे पास आ रही है
0.3156। और रानिया आपकी क्या आ रही है? ईमान आप? यही आ रही है। यही आ रही है। अब देखो 90% बच्चे टेबल से जलील होते रहेंगे, वो उन्हें वन माइनस, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना, ये वाली टेक्निक कैलकुलेटर 99ES वाले ऑप्शन में है, EX में नहीं है। जिनके आखिर में, जिसके कैलकुलेटर में EX है ना, उधर ये वाली उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या अगर कोई है तो मुझे उसका पता नहीं है वो कहाँ कहाँ पे किस ऑप्शन में मौजूद है। लेकिन बड़ी कोशिश की है, EX वाले कैलकुलेटर पे ये वाली नहीं मिली हमें। लेकिन जिसका 99ES है, 350ES में भी पाई गई है, 800ES में नहीं है। जो 888 वाले ES वाले हैं उसमें भी मैंने चेक किया, नहीं है। तो आपने बेटा जी क्या करना है, ये वाला कैलकुलेटर ढूंढो, 99ES वाला। ये आपके S1 के 15 नंबर की ग्रंटियर है, ग्रंटर है ये वाला मेथड। क्योंकि अगर किसी बच्चे की प्रोबेबिलिटी रॉन्ग हो गई ना, तो आप S1 में मार्क्स ही नहीं देगा एग्जामिनर, आगे तो बाद में। ये केस 1 है। मैंने आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 3 केस बना दिए हैं। केस 1 हमारा अपना घर है, कैलकुलेटर हमारा काम कर रहा है, हमारे पास टेक्निक है जो किसी के पास नहीं है, तुम लोगों के पास है। मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर में सिर्फ तुम ही ग्रुप हो जिनके पास ये वाली टेक्निक है। चाहे जैन के बच्चे बैठे हैं, जो जितने भी मैं बच्चों को पढ़ रहे हैं ना, किसी को पता ही नहीं है सर, सिर्फ जी टेबल देखना है, जी टेबल को फ्लिप करना है, जी टेबल के लेफ्ट से आएगा राइट आएगा। वो सिर्फ वन माइनस फैजी में फंसे हुए हैं। हम वन माइनस फैजी वाले चक्कर से निकल गए हैं। आपने ये कैलकुलेटर जिधर से भी मिले ढूंढ लो। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस 1 क्लियर हो गया। केस 1 के अंदर जी की वैल्यू आपके पास आएगी। अब मैं केस 2 पे जा रहा हूँ। अब केस 2 में देखो 3 हिस्से हैं। अभी आज ही आपका बेटा जी ये वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मसला हल, और कल से आप बेशक इसका क्वेश्चन करना शुरू कर दो। मैं आपको इसके 2-4 क्वेश्चन करवा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह रॉन्ग नहीं होगा। केस 2 में ना वो जेड ही नहीं बताता, फिर आपको जेड का फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एविएशन। देखिए साथ साथ नोट्स लिखकर आप बेटा ये बनाते जो अपने आपने। इस केस में जब केस 2 होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, आप कहेंगे सर वी आर वेरी स्ट्रांग इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द ग्राफ। आप कहते हो सर, जिस बच्चे को मैं कैलकुलेटर की टेक्निक बता दूं, वो बच्चा कहता है सर सिर्फ जी की वैल्यू बता दें, वो ग्रेटर हो वो लेस हो मसला ही कोई नहीं है, हम अभी निकाल के देते हैं। लुक, केस 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं बच्चे को कह दूं कि जी की वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन जो है ना सम नंबर है 0.43 है या 7 है, ऐड टेबल वाला, वो कहते हैं सर जी रुकें 2 सेकंड में बताता हूँ, तो मोड वो कैलकुलेटर के रास्ते पे जाता है और प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल के देता है। 100% मार्क्स सिक्योर। केस 1 में अगर टेबल की तरफ जाओगे तो ये टेबल को उल्टा सीधा करने के 5-6 केसेस हैं। इफ यू वांट टू गेट द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द जी टेबल, तो पहला केस होगा लेस देन, दूसरा केस होगा ग्रेटर देन, फ्लिप करो, फ्लिप करके टेबल रीड करोगे, वो सॉरी ये तो टेबल लेफ्ट का एरिया बता रही है, एग्जामिनर तो राइट का पूछ रहा है, फिर 1 माइनस फैजी करना पड़ेगा, फिर जाके प्रोबेबिलिटी आएगी। लेकिन आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ, पार्ट 1 में उसने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछनी ही पूछनी है। लेकिन हम कैलकुलेटर के एक्सपर्ट हो चुके हैं। जब कैलकुलेटर में कमांड ले लो इस टेक्निक में, फिर जो एग्जामिनर आपको फार्मूला 19 देगा ना, अपनी तसल्ली के लिए उधर से देख भी लेना, वेरीफाई हो जाएगा, और वहां पर वो ग्राफ भी बना देना। एग्जामिनर को जो है ना बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसको चक्कर देने के लिए, ये लो सर ये वाला जो है ना टेबल, ये लो इधर वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है, 0.83 नेगेटिव में है, उसे फ्लिप करके भी दिखा दो कि हमने बड़ी हार्ड वर्क करके ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाली है। वो आपको पता है या मुझे पता है हमने कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल दी। तो पार्ट 1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, जी टेबल से प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ। अब पार्ट 2 में जी नहीं होगा आपके पास। अब जी अगर ना हो तो फिर आपके पास एक्स होना चाहिए। एक्स मतलब डाटा। लेट्स सी आपसे कहते हैं कि 66 बर्ड्स हैं, मीन म्यू,
ये भी क्वेश्चन में लिखा होगा। मीन आपके पास जो है ना कहता है कि जी 60 है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपके पास 20 है। कहेगा कि मोर देन बर्ड्स, मोर देन का वर्ड लिखा होगा, यहां से वर्ड प्रॉब्लम होगा केस 2 में। केस 2 के अंदर जब आप जाओगे ना, यहां पर भी आपको कैलकुलेटर हेल्प करेगा, लेकिन इसको ज़रा डी कोड करना सीखो। लिखा होगा कि 66 बर्ड्स हैं जी, मीन उनकी 60 है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, मोर देन 66 बोलेगा, मोर देन 66 का वर्ड लिखा होगा। तो आपने कहा अच्छा मोर देन का मतलब समझ लो ग्रेटर देन है, और वो ग्रेटर ये वाला साइन, वो अब आपको केस 1 की तरह शॉर्टकट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा। आपने एक्स खुद ढूंढना है, मीन लिखा होगा, सिग्मा लिखा होगा, फार्मूला लगाओ। अब बताओ एक्स की जगह पे बेटा जी मैं 66 लगाता हूँ सपोज। अब 66 नहीं लगाऊंगा, मोर देन है ना, तो 66.5 अपर बाउंड हमेशा याद रखनी है। अगर कभी वो मोर देन लिखेगा तो आपका जो एक्स होगा वो 66.5 हो जाया करेगा, माइनस म्यू 60 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 20। इसका आंसर बताओ बेटा क्या आता है। अगर हमें कहता है जी 66.5 माइनस 60, जो आंसर आया डिवाइडेड बाई 20, क्या आंसर आया? 0.325, यही है। शाबाश, देखो जैसे ही z निकाल लिया आपने, आपने कहना ये तो मोर देन का है, तो z से तो प्रोबेबिलिटी मिलती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, z की वैल्यू मिल गई, मोर देन ग्रेटर देन 0.325। अब टेबल वाले बच्चे होंगे फैजी का शिकार, उन्हें तो फैजी करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, हमने तो सुकून से ये लो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, कैलकुलेटर पे जाओ, मैं भी निकाल रहा हूँ, आप लोग भी प्रैक्टिस करो। सबसे पहले मोड, 3 पे स्टैट, स्क्रीन एसी गैप हो गई, शिफ्ट कुछ नहीं हुआ, 1 प्रेस करो, 5 पे डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेटर देन है तो 3 आर प्रेस करो और उसके अंदर लिख दो 0.325। आंसर इज 0.37259। दिस इज आवर ये नहीं प्रोबेबिलिटी। करना, हाँ, पी के साथ नहीं लिखना। नहीं ग्रेटर का साइन है, आर लिखना है ग्रेटर के लिए, याद रखो कैलकुलेटर में पी का मतलब है प्रीवियस, वो स्मॉलर देन। यहां पर तो वर्ड देखो, केस 2 में वर्ड प्रॉब्लम होगा प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसके मजे की बात यह है कि नॉर्मल का वर्ड लिखा होता है, आपको तो मसला ही कोई नहीं होना, नॉर्मल का वर्ड लिखा हुआ था। प्रोबेबिलिटी आपको एक्स म्यू सिग्मा और मोर देन की भी निशानी दी हुई थी, हिंट गिवन था। तो बेटा मोर देन का मतलब है ग्रेटर देन, तो अब आपने कैलकुलेटर से प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अगर वो यहाँ पर लिखता ना कि कुछ बर्ड्स हैं उनमें से कुछ स्मॉलर हैं और आपने स्मॉलर का निकालना है, तो स्मॉलर मीन्स लेस देन, तो फिर आप पी का ऑप्शन लगाओगे कैलकुलेटर में। आर ग्रेटर के लिए राइट, पी स्मॉल के लिए निकालना है, ये गलती नहीं करनी, फिर हमारी टेक्निक हमारे गले पड़ जाएगी। अगर लेस देन है तो पी, अगर ग्रेटर देन है तो आर, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। आप बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज टेबल से भी निकालो और अपनी कैलकुलेटर की टेक्निक से भी निकालो, आपको कैलकुलेटर 100% क्लियर कर देगा कि वो क्या करवाना चाह रहा है आप लोगों से, और आपका कितना बड़ा मसला हल हो गया है। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, S1 में ये बच्चों को सी ग्रेड पे फेंकता है सिर्फ ये वाला टॉपिक, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये जिस तरीके से पढ़ाते हैं इनको बच्चों के पल्ले नहीं पड़ती कि इसमें हो क्या रहा है। टेबल पहला केस ही 7 ऑप्शन सिखाते हैं ये, कि लेफ्ट करो, राइट करो, फ्लिप करो, 1 में से माइनस करो, ग्रेट, फिर इंटरवल हो जाए, कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल कैलकुलेटर लगाना है और यू विल बी डन। ये केस नंबर 2 हो गया। अब यहां पर भी देखो हमें कैलकुलेटर हेल्प कर रहा है, हमें यहां पर भी टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ी। केस 1 में समझो हमारे पास z की वैल्यू बेटा गिवन है, तो z की वैल्यू जब भी आपके पास गिवन होगी सिर्फ अपना कैलकुलेटर उठाना है और इस टेक्निक से एग्जामिनर को आपने प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। पार्ट 2 के अंदर z नहीं होगा,
वो कहेगा प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप फंस जाओगे, जी नहीं होगा, वर्ड प्रॉब्लम होगा। फिर जी के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, फार्मूला याद करना पड़ेगा। जी निकालने का फार्मूला एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसी चीज के अंदर एक आखिरी रिवर्स अप्रोच होती है, केस 2 ही है अभी। आपको एग्जामिनर प्रोबेबिलिटी दे देता है। अब ये केस 2 के अंदर सब केस 2 है, आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। मिसाल के तौर पर लिखा होगा 75%, उसी वर्ड प्रॉब्लम में लिखा होगा कि 75% डाटा की बात हो रही है। 75 को अगर मैं 100% तो प्रोबेबिलिटी होती है भाई, तो यहां पर उल्टा काम है। व्हेन यू आर गिवन द परसेंटेज, तो इसका मतलब है कि 0.75 जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी है। ओ माय गॉड, अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हमें जी चाहिए। अब रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। वो वर्ड प्रॉब्लम में केस 2 में आपको उल्टा घुमा देगा एग्जामिनर, कहेगा कि ये डाटा 75% है, इसमें से ना सिग्मा निकालो। अब सिग्मा डिसअपेयर हो जाएगा। देखें, आपके क्वेश्चन में सिग्मा नहीं होगा, वो कहेगा सिग्मा निकालो। आपने कहना ये क्या है, उसी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर बैठा हूं बेटा, अभी मैं आगे नहीं गया। अगर हमें एक्स म्यू और सिग्मा की वैल्यू दे दे तो हम z निकाल लेंगे। z एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, आपको z मिल जाएगा। जब भी आपको z मिल जाए तो z आपको पता है प्रोबेबिलिटी, z से हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है, तो प्रोबेबिलिटी से हमें वापस z मिलेगा। ये देखो प्रोबेबिलिटी है। जो बच्चा ये सोचेगा कि मुझे प्रोबेबिलिटी से z निकालना है, अब यहाँ पे कैलकुलेटर हेल्प नहीं करेगा, इधर टेबल हेल्प करेगी। अब यहाँ पर मैं टेबल में जाऊँगा ऐसे, अब यहाँ पर ये 75 है, अब यहाँ पर 0.756 कुछ भी लिखा होगा, वो इधर लिखा होगा 0.75, टेबल के अंदर पड़ा होगा। आप इस 0.75 को पकड़ लोगे, इधर आओगे और इधर से बिल्कुल ऊपर जाओगे, तो यहाँ पर लिखा होगा लेट्स सी 0 पॉइंट जो है ना 3, और यहाँ पर लिखा होगा 8, तो आपकी जो z की वैल्यू होगी वो होगी 0.38। अलीना समझ आई बेटा? जी। हमें केस 2 में प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, प्रोबेबिलिटी टेबल के पेट से निकालनी है आप लोगों ने। ये जो टेबल होती है ना, इसके अंदर सारा कुछ प्रोबेबिलिटीज का होता है। आपको ये प्रोबेबिलिटीज जब परसेंटेज गिवन होगी तो समझो टेबल के पेट के अंदर प्रोबेबिलिटी गिवन है, उस वैल्यू को पकड़ के लेफ्ट पे देखना है, उस वैल्यू को पकड़ के ऊपर देखना है, जी मिल जाएगा। जब जी मिल जाए तो फार्मूला लगाओ बेटा। उसने हमसे सिग्मा पूछा था, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z हमारे पास है, तो सिग्मा इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर z। ये दूसरा केस भी ख़त्म। x की वैल्यू वही 66, म्यू की वैल्यू बेटा 60, z की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.38। तो आपको सिग्मा म्यू x कुछ भी छोड़ दे, हम वो निकाल सकते हैं। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। केस 1 के अंदर z की वैल्यू होगी, z की वैल्यू की मदद से प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेटर से चुटकी में निकाल लेंगे। केस 2 में जब घुसाएगा ना, 15 मार्क का पेपर है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। केस 2 में आपको पहला जो आसान केस होता है, एक्स म्यू और सिग्मा तीनों दे देता है। वो कहते हैं इनको फार्मूला लगाना आता है। जब आपको तीनों वैल्यूज गिवन हो, सपोज अगर आपको तीनों वैल्यूज गिवन है तो फार्मूला लगाकर z निकालो। जब z आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी, हम फिर भी टेबल में नहीं जाएंगे। जब हमें देखें केस 1 के बाद केस 2 में यू आर सपोज टू कैलकुलेट योर z वैल्यू, और z वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z आएगा और z की वो कहेगा कि जी प्रोबेबिलिटी निकालो, लेस देन है 0.68। आपने कहना ये कौन सा मसला है। जैसे ही z की वैल्यू मिले, आपने कैलकुलेटर जिंदाबाद, आपने अपने कैलकुलेटर से बेटा प्रोबेबिलिटी 2 सेकंड में निकाल के रख देनी है और टेबल से वेरीफाई भी कर देना है। यस, यहां तक मार्क्स आपके 6, 7, 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। फिर वहीं पे एग्जामिनर पंगा लेगा, वहीं पर वो नॉर्मल को उल्टा कर देगा,
अब वो कहेगा डाटा 75% तक इतना है जो कि ग्रेटर है, लार्ज बर्ड्स हैं, स्मॉल बर्ड्स हैं, मीडियम बर्ड्स हैं, बर्ड्स होंगे, कोई भी लीव्स होंगे, कोई भी डाटा हो सकता है। जब भी बेटा वो परसेंटेज बोले तो परसेंटेज का मतलब है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी गिवन है तो प्रोबेबिलिटी से हमें जी चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी आपको जी टेबल के पेट से निकालनी है, यूं समझोगे 0.75 टेबल को देखो, ये 0.75 अंदर से खुद ढूंढो, लेफ्ट पे ऊपर जाओ, ये जी मिल जाएगा। जी जब मिल जाए वापस आके फार्मूला लगा दो उस, क्योंकि इस केस में उसने आपसे या तो सिग्मा पूछना है या म्यू पूछना है या एक्स पूछना है। तो जी जब मिल जाएगा, जी से फिर फार्मूला लगाओ, फिर फार्मूला लगा के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो उसने दी थी, अब हमें जाना नहीं है प्रोबेबिलिटी के लिए, तो यू कैन कैलकुलेट योर सिग्मा म्यू वट एवर द एग्जामिनर आस्क। तो यहाँ से हम केस 2 भी बेटा डन कर चुके। इस तक यहाँ तक पूछो कि क्या मसला है। देखो पार्ट 1 में आ जाओ। पार्ट 1 ये जो केस 1 है, केस 1 के अंदर हमारे पास z की वैल्यू होगी और वो लेस देन, बल्कि इधर आ जाओ, ये यहाँ पे देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास z टेबल होगा जहाँ से ये टॉपिक बहुत मुश्किल बनाते हैं टीचर, हमारे लिए z टेबल की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। केस 1 में हमने कहना है कि भाई हमें सिर्फ z की वैल्यू दे दो, वो हमें z की वैल्यू दे देगा। z की वैल्यू जैसे आपके पास आएगी आपने कैलकुलेटर उठा लेना है, लेस देन ग्रेटर देन जो भी होगा आपने बेटा जी प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देनी है, यू आर डन। आप तो अगले 30 सेकंड के अंदर उसको प्रोबेबिलिटी निकाल के दे दोगे। पहला केस हमारा क्लियर, हमें सेट दिया गया था। दूसरे केस में ये आपको मैंने दोबारा ये कैलकुलेटर की टेक्निक बताई, या फिर जिन बच्चों के पास नहीं है टेबल की सहूलत, सॉरी कैलकुलेटर की, वो फिर उन्हें टेबल को नेगेटिव होगा तो फ्लिप करना पड़ेगा, फिर 1 में से फैजी करना पड़ेगा। फाइजी का मतलब होता है टेबल की वैल्यू, यहाँ पर भी कैलकुलेटर वाले स्कूल में। फिर अगले चलो केस 2 में। केस 2 के अंदर बेटा जी आपको डाटा मिलेगा, ये डाटा आपको गिवन होगा। केस 2 का आसान तरीका, ये तीनों डाटा में मौजूद होंगे, एक्स भी मौजूद, म्यू भी मौजूद, सिग्मा भी मौजूद। फिर वो कहेंगे प्रोबेबिलिटी निकालो, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं निकल सकती जब तक जी नहीं होएगा। तो फॉर जी यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये फार्मूला लगाकर ये तीनों वैल्यूज गिवन होंगी, जी निकालो। जैसे जी आएगा फिर तो तुम शेर हो, जी आपको मिलने की देर है, कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, हम उसको फिर प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ये लो, अगर वो आपको डाटा देकर प्रोबेबिलिटी पूछता है, डाटा में एक्स म्यू और सिग्मा है, तो हम फार्मूला लगाएंगे जी, हमें जी मिलेगा लेस देन ग्रेटर देन क्वेश्चन में लिखा होगा। फिर उसको कैलकुलेट, जो दूसरे बच्चे होंगे वो फिर बेचारे टेबल में जाएंगे 1 माइनस फैजी के चक्रों में, हम कहेंगे ये लो प्रोबेबिलिटी उसको दे दी। पार्ट 1 में भी हमने प्रोबेबिलिटी दिखाई, पार्ट 2 में डाटा होएगा। यूजिंग दैट डाटा यू नीड टू यूज द फार्मूला फॉर द जी वैल्यू दैट इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और आखिर में बेटा जी आपने जी लेने के बाद प्रोबेबिलिटी मिल गई, यू आर डन। अब अगला केस, अगला केस तो अभी यहाँ पे हुआ ही नहीं था, अभी यहाँ पर ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी यहीं पर ही मैंने बताई है आपको। आपको परसेंटेज गिवन होगी, जब आपको परसेंटेज गिवन होगी इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी इस दफ़ा उसने दे दी। पहले दो केसेस में वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है, रिवर्स प्रॉब्लम के अंदर जब उल्टा काम पूछता है ना बच्चा फिर परेशान हो जाता है। वो कहते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी 0.75 है तो म्यू निकालो। देखो वो प्रोबेबिलिटी से डाटा में एंट्री मारता है एग्जामिनर। आपने कहना कौन सा मसला है, प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, तो प्रोबेबिलिटी तो टेबल के पेट में मौजूद है, टेबल को जाके कंसल्ट करो, लेफ्ट अप ऊपर देखो, जी निकालो, जी निकाल के फार्मूला लिख दो, फार्मूले में डाटा में जो कुछ है वो लिख दो। जेड आ चुका है, एक्स आपके पास है, म्यू है, उसने सिग्मा पूछा है तो हम सिग्मा निकाल देंगे। यहां तक आई समझ? अलीना जी। क्या पहले केस में क्या होता है? किस में? आपका अगर केस नंबर 1 हो, ज़रा मुझे यही चीज़ आप एक्सप्लेन करके दो। अगर आपके पास पहले केस में जी की वैल्यू है तो आपने एग्जामिनर को क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी।
अगर आपके पास z की वैल्यू है बेटा तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल के देनी है, और हम प्रोबेबिलिटी टेबल से नहीं देखेंगे, हमारे साथ केस से जान छूट गई। कुछ भी होगा ना, अब जब मैं आपको ईयरली पेपर्स कराऊंगा उसके अंदर ये जी टेबल का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं टेबल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कैलकुलेटर से सारे आंसर आपके ठीक आना शुरू हो जाएंगे। तो केस वन अपने माइंड में बिठा लो, व्हेन जी इज गिवन यूज कैलकुलेटर टू गिव द प्रोबेबिलिटी, ख़त्म। दूसरे केस में आपको ये यहाँ पर भी वही कैलकुलेटर वाली टेक्निक सिखाई है। तीसरे में आपको ना डाटा दे देता है और वो कहता है कि आपने जो है ना इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डाटा से प्रोबेबिलिटी तो तब आएगी चाहे पहले अब आप उसका जी निकाल लो। जब आपको बेटा जी मिल जाए तो जी के बाद आपने फिर कैलकुलेटर लगा देना है। केस टू में डाटा से बस फार्मूला लगाओ, जी निकालो, जी निकाल के टेबल से प्रोबेबिलिटी दिखा दो। रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर ये सीखना है, यहाँ पर रिवर्स लिखा होगा, मतलब रिवर्स आपने समझना है कि एग्जामिनर आपको प्रोबेबिलिटी दे देगा, प्रोबेबिलिटी से जेड टेबल के पेट से निकलेगा, जेड निकाल के वापस फार्मूला लगाओ, उसको बेटा जी सिग्मा दे दो। यहाँ पर आपका दूसरा केस भी ख़त्म हो गया। अब तीसरे केस, अगला केस आखिरी है इसका, वो देखो। यहाँ पर कन्वर्जन होती है। इसके तीन ही केस हैं आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। इसमें बेटा जी कन्वर्जन करनी होती है। कन्वर्जन के अंदर क्या होता है, आपके पास डाटा जो है ना बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आपने उस डाटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आपका डाटा बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपने उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एन लेट्स सी आपके पास 150 है, प्रोबेबिलिटी पी की जो है ना वो 1/3 है, और क्यू जो फेलियर होता है उसकी 2/3 है। ये तीन चीज़ें गिवन है। आपने इधर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो तब काम आएगी जब आपको फार्मूला लगाना चाहिए, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फार्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा फंस जाता है, फार्मूला लगा ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में एक्स नहीं होता, एक्स और म्यू भी नहीं होता, सिग्मा भी नहीं होता। एक्स चलो गिवन है 66, ना उसके पास म्यू है ना उसके पास सिग्मा है। अब क्या करेंगे, अब आप लिखोगे यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड। ये वर्ड अप्रॉक्सीमेशन भी लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, जब आपको ये अप्रॉक्सीमेशन का वर्ड नज़र आ जाए तो समझ जाना कन्वर्जन करनी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे? अब बाइनोमियल से पहले म्यू निकालो। अब म्यू कैसे निकालोगे, योर म्यू विल बी इक्वल टू एन पी, पहला फार्मूला। सिग्मा कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। अब इधर से एन पी अलीना क्या निकलेगा, 150 इंटू 1/3 कितना होगा, 150 इंटू 1/3 तो 50 होगा। तो सिग्मा कितना होगा, तो एन पी अगर आपके पास है 150 इंटू 200 तो 3 से डिवाइड करो, क्या आता है, 10,000। 10,000। एक मिनट। 50 इंटू 2/3 फिर होल अंडर रूट, एन पी क्यू का अंडर रूट लो, सिग्मा एन एन 150 है, पी 1/3 है, क्यू 2/3 है। तो 10। कितना आया, एक मिनट, कोई और कर ले, मुझे समझ नहीं आई। ईमान आप करो बेटा, एन पी क्यू तीनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल लो। वन फिफ्टी 5.77। 5.77 ये आपके पास आ गया बेटा जी सिग्मा। अब z लगाना कौन सा मसला, अब z लगा दो। x की वैल्यू कितनी है बेटा, 66। म्यू कितना है सर जी, म्यू हमारा 50 है। सिग्मा कितना है जी,
7 ये सारी फेक वैल्यूज़ हैं जो एग्जामिनर में वहाँ से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। जो बच्चा z निकालेगा लेस देन, लेट्स इधर से कोई आंसर आ जाता है 0.68, कहेगा प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर कैलकुलेटर उठा लेना। तुम्हारा मसला सिर्फ z तक पहुँचना है, चाहे ये हार्ड कॉन्सेप्ट होता है। तीसरी कन्वर्जन में तो बच्चे 90% फंसे पड़े होते हैं। निशानी ये याद रखनी है, जिस क्वेश्चन के पार्ट में अप्रॉक्सीमेशन लिखा होगा आप समझ जाना कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले पार्ट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आपने उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल का फार्मूला होता है z का x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, लेकिन आप फार्मूला लगा ही नहीं सकोगे क्योंकि आपके पास तो पिछले पार्ट में बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल में n होगा, p होगा और q होगा, लेकिन म्यू नहीं होगा। तो म्यू का बाइनोमियल से म्यू निकालने का फार्मूला है np, बाइनोमियल से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला है बेटा सिग्मा, npq होल अंडर रूट, एंड इट इज़ गिविंग यू म्यू एंड सिग्मा। बस जब इधर से ये दो चीज़ें कर लो, आप z में आ जाओ, x म्यू की वैल्यू पुट करो, z मिलेगा तो फिर कैलकुलेटर। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ले जाओगे तुम इस पोर्शन में से, और 40 इसके बाद बचता ही कुछ नहीं है। फिर बचेगा सिर्फ परमोटेशन, वो आराम से समझ आता है। कॉम्बिनेशन वाला तो 6-7 नंबर का क्वेश्चन वो होता है। अगर जो है ना 6-7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से तुम्हें अगर 3-4 भी मिल जाए ना, एक पार्ट उसका अगर रॉन्ग भी हो जाए ना, तो फिर भी 45+ में आप निकल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल इसके साथ क्लियर हो जाती है, ज्योमेट्रिक सिर्फ 2 स्टेप का नाम है, उसके बाद पीछे प्रोबेबिलिटी है या फिर ओ लेवल वाला डाटा रिप्रेजेंटेशन है। S1 में और तो कुछ नहीं है बेटा। परमोटेशन कॉम्बिनेशन भी वो समझने वाला है, वो मैक्सिमम 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। NPR लगाना है, NCR लगाना है, उसमें से मैं कहता हूँ कि आधे नंबर ले लो, फिर भी आप 45+ निकल जाओगे। और इसका A* ग्रेड होता है बेटा 41 पे थ्रेश होल्ड होता है, 42-43 पे A होता है हर साल, और 45+ में ये A* पे चला जाता है। इसमें सिर्फ यही 3 चीज़ों को रट्टा मारो, समझो इसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? Z की कहानी, Z की मदद से प्रोबेबिलिटी टेबल से हम जाएंगे कैलकुलेटर से, हमारे पास कैलकुलेटर की टेक्निक है बेटा। तीसरे नंबर पे डाटा से Z का फार्मूला, फिर कैलकुलेटर, हम फिर ले जाएंगे। और इसमें रिवर्स वाला बच्चा याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी गिवन होगी तो टेबल के पेट से Z कैसे निकालेंगे। जब आप Z निकालोगे फिर फार्मूला लगा देना, फिर वो कुछ पूछ सकता है, म्यू सिग्मा ब्ला ब्ला कुछ भी, ये भी क्लियर होगा हमारा। और आखिरी होती है बेटा जी कन्वर्जन। आपको कहेगा कि अप्रॉक्सीमेशन का वर्ड लिखा होगा वर्ड प्रॉब्लम में, अप्रॉक्सीमेशन आ जाए तो आपने कहना हम तो बाइनोमियल कर रहे थे। जैसे ही बाइनोमियल का लास्ट पार्ट में अप्रॉक्सीमेशन का वर्ड देखोगे समझ जाना ये नॉर्मल में जाना चाहता है। तो बाइनोमियल से नॉर्मल में जाने के लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन बाइनोमियल में NPQ तो होगा, म्यू इज इक्वल टू NP का फार्मूला लगाओ, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट NPQ लगा दो, फिर Z का फार्मूला लगाओ, Z के फार्मूले से Z आएगा, और फिर कैलकुलेटर जिंदाबाद, हम उसको प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो 95% तुम लोगों का प्रॉब्लम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने ख़त्म कर दिया है। टेबल का अज़ाब भी हमारा कैंसल आउट हो चुका है। तो अब आप सिर्फ इसको समझो और इसके क्वेश्चन मेरे साथ करने हैं 2-3। तो मैंने कहा था बच्चों ने 10 दिन के अंदर P1 या S1 ख़त्म किया हुआ है। रीज़न ये है कि कुछ था ना, मैं आप लोगों को कह रहा था कि रीज़न की बेस पे कह रहा था ना, ये जब 15 नंबर क्लियर होते हैं ना, बाइनोमियल ज्योमेट्रिक सारी डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे क्लियर हो जाएंगी। ओ लेवल वाला डाटा रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ओ लेवल वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। बाकी बचता है सिर्फ एक टॉपिक, नॉर्मल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वो आराम से मैं आपको क्वेश्चन सिखाता जाऊँगा। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करेगा तो परमुटेशन, नहीं करेगा तो बेटा जी आपके पास आ जाएगा वो कॉम्बिनेशन। तो हमें सिर्फ ये देखना है, हमारा ईमेल का जो पासवर्ड है वो परमुटेशन है, वो चेंज करने से आप नहीं खोल सकते, लेकिन घर में सैलेड बनाना
कॉम्बिनेशन है, उसमें आप टोमेटो पहले डालो जो है ना, क्यूकम्बर बाद में डालो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सैलेड रेडी होना चाहिए। तो भाई कॉम्बिनेशन सैलेड बनाने की एग्जांपल से समझो, परमुटेशन में यू नीड टू मेक एन ऑर्डर, तो फिर उसमें भी दो फार्मूलाज हैं, NPR NCR। लेकिन उसमें एग्जामिनर इतनी वो कंडीशंस लगाता है, इतने लड़के खड़े कर दो, उसमें 3 लड़कियां ग्रुप फ़ोटो में इस तरह से खड़े करो कि वो आपस में इकट्ठे ना हो। वो थोड़ी थोड़ी टेक्निक सिखाता जाऊंगा, वो आराम आराम से साथ करते जाइएगा। एट द एंड इंशाल्लाह आपको परमोटेशन भी 100% आ जाएगा। तो ये वाले कॉन्सेप्ट बेटा जी आपका, आई होप कि आपको समझ आ गया है। तो उसके बाद जो है ना, कल मैं इसके 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, इसके सिर्फ कराऊंगा इसी के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बाइनोमियल के, वो क्वेश्चन कंप्लीट। एंड देन फिर क्या बचता है S1 में, और कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं आता? डाटा रिप्रेजेंटेशन कौन है जो बच्चा शहजादा जो कहे मुझे नहीं आती? रानी आ रही है। रानी रियान, आपको आता है डाटा रिप्रेजेंटेशन? जी सर। गुड। प्रोबेबिलिटी भी आती है? फिर लाइक रिवाइज होने वाली है। बस वो रिवाइज होने वाली है बेटा जी। उसके बाद जो है ना, सिर्फ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक में ये तीनों रिवाइज करा दूंगा, और बाकी बचेगा सिर्फ आपका परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो S1 तो बेटा हमारा 1 वीक के अंदर कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद फिर वो 7 पेपर्स मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाने हैं, तो आप 7 वो पेपर कंप्लीट कर लो मेरे साथ, तो S1 में आपको इंशाल्लाह 99% कॉन्फिडेंट खुद हो जाएगा कि हम अब इसको S1 को कर सकते हैं। ये छोटा सा पेपर है। इसी तरह फिर M1 की तरफ जाते हैं, मतलब 2-3 दिन आप इसके हार्ड क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर M1 के कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। उसमें सिर्फ वर्क एनर्जी पावर को समझ लो, मोमेंटम तुम लोगों को आता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कैनीमेटिक्स भी मसला नहीं है, फोर्सेस वगैरह रेजोल्यूशंस वही है। उसमें सिर्फ आपका वर्क एनर्जी एंड पावर अच्छा होना चाहिए। उसमें एक इक्वेशन है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाली, जिसमें मैजिक इक्वेशन जिसको कहते हैं, वो सारा पेपर आपका पूरा चैप्टर क्लियर करवाएगी। बाकी जो है ना, साइन कंपोनेंट कॉज कंपोनेंट वाले सिंपल बातें हैं। तो इंशाल्लाह M1 भी कोई ख़ास इशू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम फिज़िक्स के बंदे हैं, और M1 फिज़िक्स से आता है, मैथ से नहीं आता। M1 का मसला सिर्फ उनको होना चाहिए जिनको फ़िज़िक्स नहीं आती। आप सब ने फ़िज़िक्स रखी हुई है, तो फिर आप लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फिर उसके अंदर, M1 के अंदर। तो बस P3 M1 S1 और आखिर बाकी बचेगा आपका P1, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग मूव करो। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ अप्रैल जो है ना, आप ये 25 अप्रैल हमारा टारगेट था, जो हमारी कमिटमेंट थी कर लो। फिर इंशाल्लाह जो है ना, उसकी 25 के बाद 26-27 को आपको जो है ना, फिर वो प्रैक्टिकल की मैं प्रिपरेशन करवाऊँगा। एंड देन 30th को प्रैक्टिकल दे के फिर वापस अपना P1, और जो फिर स्केड्यूल होगा उसके मुताबिक हम चल पड़ेंगे। ठीक है।